कोलिजन। सर आपने एक होमवर्क दिया था, हम डिस्कस कर सकते हैं वो। हाँ करेंगे। दिस इज H2M1। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन दिया था उससे। तो इस क्वेश्चन से करेंगे डिस्कस। ठीक है, इससे स्टार्ट करेंगे। ये आपने सबने ट्राई कर लिया है? सबने ट्राई कर लिया है? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। ठीक है, चलो। क्या आएगा? यू हैव टू रिजॉल्व, इनको रिजॉल्व करना पड़ेगा। सिर्फ इसको रिजॉल्व करना है। ठीक है, 5 kg। ठीक है, 2 kg का y में है, 3 kg इज इन x, 5 kg यू हैव टू रिजॉल्व। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू रिजॉल्व। दिस विल बी 10 sin 37 डिग्री, 10 cos 37 डिग्री। तो कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा? इज इट 6 8? सही है। हाँ सर। हाँ सर। So acceleration xcm. What will be acceleration in x direction? 2 kg into my 0 plus 3 kg into my 5. My then plus this is 5 kg. No? 5 kg into my minus 6. This is minus 6. Divided by total mass. 2 plus 3 plus 5. Answer is 15 minus 15 by 10. Is it correct? या सर। Minus 3 by 2. What is XYCM? XYCM कितना आएगा? बोलो। XYCM माइनस 2 into my 20 plus 3 into my 0 plus 5 into my minus 8. 2 plus 3 plus 5. 40 minus 40. It's 0. हाँ सर। Answer is 0. समझ में आया? So how we will write the acceleration of center of mass? It will be minus 3 by 2i plus 0j. 0j लिखने की जरूरत नहीं होती है. You can simply write minus 3i by 2 meter per second. Clear? Is it clear? मैच कर रहा है सबका? यस सर। हाँ सर। नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इज इम्पल्सिव एंड नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस। पहले तो ये बताओ, इम्पल्स इक्वेशन की बात करते हैं। व्हाट इज इम्पल्स इक्वेशन? इम्पल्स इक्वेशन क्या होता है बताओ। F इज इक्वल्स टू dp by dt। मालूम है कि नहीं मालूम है? मालूम है? हाँ सर। So F dt is equals to dp. Vector wise if you write, that is pf minus p initial, pf minus p initial. Vector wise लिखोगे तो F dt is equals to pf minus p initial. We call it impulse. क्या बोलते हैं? Impulse is also vector. Vector ही होता है impulse. ठीक है, ये होती है impulse equation। ये तो पहले भी करी हुई है ना? हाँ या ना? हाँ सर। impulse equation। ठीक है, क्लियर? ये भी करा होगा कि ft ग्राफ का एरिया क्या देता है। व्हाट ft ग्राफ एरिया गिव्स यू? ft ग्राफ का एरिया क्या देता है? चेंज इन मोमेंटम। दिस एरिया इज प्लस एरिया, दिस एरिया इज माइनस एरिया। तो क्या देगा? दिस एरिया विल गिव यू डेल्टा p। क्या देगा? डेल्टा p। क्लियर है? इज इट क्लियर? सर। स्क्रीन विजिबल है अभी? स्क्रीन दिख रहा है? तो impulsive forces कौन से होंगे? देखो, forces are of two type. Forces are of two type. One is impulsive and one is non-impulsive. Impulsive, non-impulsive. अब क्या होता है? What are the impulsive forces? Impulsive forces होते हैं short duration, short
duration, high magnitude forces, high magnitude forces. For example, hammer. If you take the example of hammer, when you strike the hammer or a nail, तो क्या होगा बताओ, कैसे करते हो? इसको धीरे धीरे करते हो पुश, इसको धीरे धीरे पुश करते हो ऐसे, या ऐसे ऐसे इसको करते हो, किस तरीके से करते हो बताओ? हाउ यू स्ट्राइक द हैमर, उसको धीरे धीरे नेल को पुश करते हैं या ऐसे ऐसे करते हैं बताओ, बोलो। पास ठीक है, इस तरीके से हिट करते हो ना। व्हाई यू हिट लाइक दिस? क्योंकि यू क्रिएट ए इंपल्सिव फोर्स। व्हाट आर द इंपल्सिव फोर्सेस? देखो, F इक्वल्स टू dp बाय dt। सो इफ यू रिड्यूस द dt, टाइम को कम कर दोगे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड विल इंक्रीज, हाँ या ना? बोलो, सही है? इज इट क्लियर? इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? एग्जांपल्स क्या होंगे इसके? एग्जांपल्स बहुत सिंपल है। कार एक्सीडेंट अगर हुआ है ना, नॉर्मल रिएक्शन इन कोलिशन। देखो, व्हेन द कार और एनी ऑब्जेक्ट कोलाइड्स, व्हाट हैपेंस? जब वो कोलाइड करते हैं तो उनके बीच में जो फोर्सेस लगते हैं वो शॉर्ट ड्यूरेशन आएंगे ना, हाँ या ना? होगा कि नहीं? ठीक है। सो बट दैट शॉर्ट ड्यूरेशन फोर्स इज वेरी हाई इन मैग्नीट्यूड। कार, अगर दो कार का हेड ऑन कोलिजन होगा, इन दैट केस द नॉर्मल फोर्स अपियरिंग बिटवीन द कार्स इज वेरी हाई, उसका मैग्नीट्यूड बहुत हाई होगा। ठीक है, नॉर्मल रिलेशन जो दिख रहा है दैट विल बी हैविंग वेरी हाई, वेरी लार्ज मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्यों? व्हाई लार्ज मैग्नीट्यूड? बिकॉज इट हैज टू कंपनसेट दिस मोमेंटम इन लीस्ट टाइम। dt का वैल्यू कम होगा तो फोर्स ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना? इन केस ऑफ हैमर आप भी यही करते हो। हैमर को तेज स्ट्राइक क्यों करते हो? ताकि ज्यादा से ज्यादा मोमेंटम कम टाइम में चेंज हो, तो फोर्स ज्यादा क्रिएट होगा यहाँ पे। समझ गया? क्लियर? गाल पे चाटा पड़ना क्या होता है? दैट इज इंपल्सिव। वही उसको धीरे धीरे प्रेस करना है ना, ग्रेजुअली फोर्स इंक्रीज करना, दैट इज नॉन इंपल्सिव। समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? Yes, sir. So what will be the definition of non-impulsive? ये क्या होते हैं? Constant forces having less magnitude as compared to impulsive forces. For example क्या होगा? ग्रेविटी का फोर्स इज नॉन इंपल्सिव बिकॉज इट विल नॉट चेंज विद टाइम, और उसका मैग्नीट्यूड भी बहुत ज्यादा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कार का वेट लो, इफ यू टेक द वेट ऑफ द कार एंड इफ यू टेक द नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ड्यूरिंग द कोलिजन, तो किसकी वैल्यू, किसका क्या ज्यादा होगा? कार का वेट ज्यादा होगा या जो कोलिजन में नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है बॉडी के बीच में, दैट विल बी हायर? कौन सा होगा? दैट नॉर्मल रिएक्शन ना, हायर ना? भाई हैमर का वेट ज्यादा होगा या हैमर जिस इंपल्सिव फोर्स से स्ट्राइक कर रहा है वो ज्यादा होगा? बताओ, विच वन विल बी हायर? impulsive force. तो डेफिनेशन क्लियर हो गया, which forces are impulsive and which are non-impulsive. So those forces which appear for very short duration and will be having high magnitude called impulsive forces, and those forces which are constant in magnitude and their magnitude is less as compared to the impulsive force will be considered as non-impulsive forces. समझ में आया कि नहीं आया? समझा? चलो नोट कर लो। चलो एक चीज कहीं पे नोट कर लीजिएगा, इन कोलिजन only impulsive forces will be considered
non-impulsive will be neglected. Impulsive, non-impulsive forces will be neglected. In collision, only impulsive forces will be considered and non-impulsive will be neglected. ये भी आगे समझ में आ जाएगा, आगे जो बताएंगे तब क्लियर हो जाएगा. देखो, next is the example when the normal reaction will be impulsive and when it will be non-impulsive. देखो, you are having two balls, आपके पास दो बॉल हैं, इसमें क्या they just came in contact with each other, मतलब ऐसे यहाँ पे है, बस ये वाला छोटा वाला या बड़ा वाला कोई भी ये से कट से टक से लड़ा है, समझे? जस्ट और स्टक विद दिस लार्ज वाला. ठीक है, अब इसमें क्या बताना है? यू हैव टू गिव द आंसर विच नॉर्मल रिएक्शन विल बी इम्पल्सिव एंड विच नॉर्मल रिएक्शन विल बी नॉन इम्पल्सिव. आपको अपने आइडिया से बताना. दिस इज N1 and this is N2. So balls came in contact. Which normal reaction will impulsive and non-impulsive during contact. सोचना है, then you have to. चल आंसर बताएंगे कोई? Which one seems to be impulsive? कौन सा वाला? देखो, किसी का आंसर आया? नहीं आया. देखो ऐसा है, N1 है क्या impulsive? when they will come in contact, this will be the normal reaction. This normal reaction will be having two components, one is Nx and one is Ny. Nx and Ny. So in case of N1 will increase. Why? Because Ny is pushing. So this will increase. Whatever the force increases, है ना, decrease वाले को नहीं चेक करते हैं. Whenever the force increases, we have to consider it impulsive. उसको impulsive मानेंगे. Impulsive. ठीक है. अब N2 का value of N2 का value will decrease. Why? Because Ny क्या करेगा? Is pull कर रहा है. So this is non-impulsive. समझ में आया कि नहीं आया? So whenever there is an accident between car and truck, तो क्या होगा? कार पे जो टायर पे फोर्स लगेगा that will be impulsive and the force acting on the tire of the truck will be non-impulsive. ठीक है? तो ज्यादा डैमेज किस पे होगा? ज्यादा डैमेज छोटे वाले पे होगा. Is it clear? क्लियर है? हाँ सर. चलो नोट कर लो. हाँ सर. चलो एक चीज याद रखिएगा. देखो, फ्रिक्शन इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन नॉर्मल रिएक्शन ना. हाँ या ना? बोलो होंगे बच्चों. हाँ सर. सो फ्रिक्शन इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन नॉर्मल रिएक्शन. तो एक चीज याद रखना, इफ नॉर्मल इज इम्पल्सिव then friction is impulsive. But if normal is non-impulsive,
if normal is non impulsive, तब क्या होगा? then friction is non impulsive. समझा कि नहीं समझा? क्लियर है? whenever the normal reaction is impulsive, friction will be impulsive, and if normal reaction is non impulsive, then friction will not be. समझ में आया कि नहीं? Is it clear? Why we are talking so much about impulsive and non-impulsive forces? Because during the collision, we will only take the impulsive forces. All those forces which do not belong to the impulsive class, they will be neglected. ठीक है? Impulsive class में आएंगे, तब उसको लोगे, नहीं आएंगे, then you have to neglect it. ठीक है? Clear? Is it clear? बोलो. Yes, sir. Next is LMC. Sir. LMC. What is LMC? What is LMC? This is linear momentum conservation, or you can call it conservation of linear momentum. Conservation of linear momentum. First chapter में पढ़ाया था, याद है? What is conservation of linear momentum? हाँ सर. इसका मतलब ये होता है if F external is 0, this is called external force. External force. If F external is 0, then linear momentum of system will not change. Will not change. अच्छा, whenever we talk about the system, तो ये सीधे लिख लेना linear momentum of center of mass. Center of mass का मतलब होता है कि you are considering only one system, will not change. समझ में आया? जब भी एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा, पूरे सिस्टम का नेट लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होगा. इज इट क्लियर? बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्सेस linear momentum never changes. System का, net system का, individually it can change. For example, जैसे when you take the example of gun में देखो, गन में क्या होगा? गन में initially linear momentum कितना है? P net, that is 0 ना? है ना? When you fire the gun and you are not applying any external force, तब क्या होगा? Gun will recoil ना? Gun recoil करता है कि नहीं करता है? The gun will recoil na? So this bullet will be moving with the momentum mv, and this gun will be moving with the momentum minus mv. So again P net is equals to mv minus mv, that is equals to 0. So you can apply mv is equals to m. समझ में आया कि नहीं आया? Is it clear? So but external force लगा ही ना. कहाँ लगा? सब फायर करने में. हल्का सा, मैं बोलता हूँ हल्के से थ्रेड से, बस आपने इसको हल्का से खींच दिया, बस, और कुछ नहीं, बहुत हल्के से. ठीक है? हाँ सर. अब जो फोर्स लगा ना स्ट्राइक करने वाला, दैट इज इंटरनल फोर्स. वो इस पे इंटरनल लग रहा है, एंड बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्स इफ यू टेक इट इन अ सिस्टम के अंदर लोगे, तो अभी भी इस सिस्टम का नेट लीनियर मोमेंटम विल बी 0. समझे? इज इट क्लियर? तो सर जो फायरिंग में फोर्स है वो बहुत कम है और इंटरनल फोर्स को काउंट नहीं करते, यही ना? क्या? फायरिंग में जो फोर्स है मतलब नेग्लिजिबल ही हुई ना? हाँ, उसको यू कैन नेग्लेक्ट, बहुत धीरे से ले रहा है. ठीक है? हल्का सा छुड़ा. ठीक है? सो वो जो स्लाइड के टॉप पर लिखा है FR is directly proportional to n, that's normal reaction ना? हाँ, और क्या हो जाएगा वहाँ पे? अरे यार, चलो ठीक है, कोई बात नहीं. ठीक है? इधर mg भी लगेगा. नॉर्मल है, नॉर्मल रिएक्शन. बच्चे इतने दहशत में रहते, कुछ नया टर्म तो नहीं आ गया एकदम से, है ना? है कि नहीं? चलो, एग्जाम्पल ये था, सपोज इफ यू वॉकिंग ओवर अ बोट पे, इफ यू वॉकिंग ओवर अ बोट,
एंड देर इज नो विस्कोसिटी का मतलब होता है सपोज वाटर की जगह देर इज अ लेक ऑफ हनी, तो क्या होगा, तो रेजिस्टेंस मिलेगा ना, रेजिस्टेंस का मतलब एक्सटर्नल फोर्स मिलेगा, है कि नहीं। सो वाटर इज ऑल्सो विस्कस, बहुत हल्का होता है लेकिन यू कैन टेक इट विस्कस फ्री। तो देखो दिस इज मास एम, दिस इज मास, ठीक है। इफ देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, मतलब कि देर इज नो एंकर, कोई एंकर नहीं है, वाटर बॉडी विल नॉट अप्लाई एनी फोर्स ऑन द बोट, एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। सो सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे आएगा, सेंटर ऑफ मास, क्लियर है, कहीं यहाँ पे आएगा। इज इट क्लियर? तो क्या होगा व्हेन दिस मैन वॉक्स ओवर द बोट, तो क्या हो जाएगा, भले वो आगे चला जाए लेकिन बोट का सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट द सेम पोजीशन। क्यों? इसका रीजन क्या है? व्हाई इट्स नॉट मूविंग? कोई बता सकता है व्हाई द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बोट इज नॉट मूविंग? So internal force है. बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्स। समझ में आया? ये आगे भी चला गया अगर ऐसे, इसकी टांगे ऊपर हो गई क्या, टूट गई क्या, चलो कोई बात नहीं। सो ये आगे भी चला जाएगा, डजंट मैटर, ये अगर आगे भी चला गया, सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट द सेम पोजीशन, सेंटर ऑफ मास अपनी ही पोजीशन पे रहेगा। समझ में आया? जैसे ये आगे चला गया और बोट जो है पीछे चली गई, तो सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन पे ही रहेगा, बिकॉज whatever the force man applying on the boat and boat is applying on the man, that are internal force, and because of internal force there will be no effect on the center of mass पे internal force का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। F internal, ठीक है, this is the system boundary ना, if you take inside the system boundary, internal force can't change, internal force can't change state of COM। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपके आधे क्वेश्चन सिर्फ इस स्टेटमेंट पे ही हो जाएंगे अगर आपको स्टेटमेंट सही से याद है कि इंटरनल फोर्स ऑफ द सिस्टम कांट चेंज द स्टेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। इफ सेंटर ऑफ मास इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, it will remain in state of rest. If center of mass is moving, it will be moving with the same speed, same velocity if there is no external force। समझ में आया कि नहीं? So when a bomb explodes, center of mass जहां था वहीं रह जाता है। इसका रीजन क्या है? When a bomb explodes, center of mass जहां था वहीं रह जाता है। क्यों? क्योंकि एक्सप्लोजन में इंटरनल फोर्सेस लगते हैं। ये क्वेश्चन आएगा, बताओ अगर आपने क्लास में उसको अच्छे से पढ़ा है तो क्या आपको 5 सेकंड से भी ज्यादा टाइम लगेगा? इसमें नहीं लगेगा। क्यों? आपको बिल्कुल याद है, बिल्कुल है ना, कि इंटरनल फोर्स से कभी भी सेंटर ऑफ मास जो है उसका स्टेट चेंज नहीं होता। समझा? क्लियर है? वो सेंटर ऑफ मास पूरे सिस्टम का है ना? हाँ, और क्या, पूरे सिस्टम का है बेटा, ठीक है। चलो ये बोट वाला बना लो, फिर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। एससी वर्मा का बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बना लो, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखो। 2 एस्ट्रोनॉट्स है यार, डैट क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा है। 2 स्पेस एस्ट्रोनॉट्स each of mass 120 kg are traveling in a closed spaceship moving with a speed itna in outer space far removed from all the material object। total mass of the spaceship and the content including astronaut is this। if astronaut do slimming exercise and thereby reduce their masses to 90 kg, with what velocity will the spaceship move? तो देखो this spaceship is airtight ना, है कि नहीं? इसमें से दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? 2
2 is not each of mass is closed है ना, closed. तो whatever the mass they will lose in form of sweat or anything, किसी भी तरीके से if they are losing, that will remain inside that airtight spaceship. समझ में आया कि नहीं? Suppose whatever the fat they are losing, जो भी लूज करेंगे वो किसके अंदर रह जाएगा? स्पेसशिप के अंदर ही रह जाएगा ना. अभी मान लेते स्लिम एंड ट्रिम हो गए, बट उनका फैट या जो भी मास है, जो भी रिड्यूस हुआ है, वो किस में रह जाएगा? स्पेस के अंदर ही रहेगा ना. हाँ या ना? तो सिस्टम का मास इज स्टिल सेम. सिस्टम मास क्या रहेगा? स्टिल सेम. इफ सिस्टम का मास इज नॉट चेंजिंग, तब सेंटर ऑफ मास की स्पीड थोड़ी ना चेंज हो जाएगी. हाँ या ना? बोलो. क्लियर है? हाँ, अगर ऑल दो सिस्टम का मास चेंज होता, इन दैट केस क्या आप कर सकते थे? मास ऑफ सिस्टम, मास इनिशियल इनटू में वीसीएम इनिशियल इज इक्वल्स टू मास ऑफ सिस्टम फाइनल इनटू में वीसीएम फाइनल. समझ में आया? लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते, दैट इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल, बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स. समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? समझे? हाँ सर. हमेशा ये आप कंसेप्ट लगा सकते हो. टाइम कम है, आज कोलिजन कंप्लीट करना है, तो एक क्वेश्चन और मैं दूंगा बस, उसके बाद आई विल स्टार्ट द थ्योरी ऑफ कोलिजन. कोलिजन की थ्योरी हम कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है? So I didn't understand the logic behind the last question. बेटा लॉजिक इज द मास ऑफ द सिस्टम इज नॉट चेंजिंग. मास वहीं का वहीं रह जाएगा. एस्ट्रोनॉट को मिला के जब टोटल मास ऑफ द स्पेसशिप इंक्लूडिंग द एस्ट्रोनॉट इज 660 kg, so that will remain same. Whatever the fat they are losing, that will remain inside the spacecraft. ठीक है? स्पेसक्राफ्ट के अंदर ही रह जाएगा. ठीक है? So but then this wet, so how will it still remain in the spaceship? क्या लिखा हुआ है इसमें? क्या लिखा हुआ है? क्लोज्ड स्पेसशिप है ना. क्लोज्ड. हाँ sir. क्लोज का मतलब है कि नथिंग कैन गेट आउट ऑफ दिस स्पेस. जो भी होगा सब इसी के अंदर रहेगा. ठीक है? So in what form will their lost mass be stored in? क्या बेटा? They lost some mass, right? Both the astronauts, they lost mass. So like, in which form is it stored? अच्छा, आप थोड़ा सा उसमें जा रहा है कि when we do some workout, so in which form we lose the mass, ना? हाँ sir. So usually we lose in the form of sweat. कई सारे बायोलॉजिकल चीजें हैं यार, वो आप लोग बायो के हो, आपको मेरे से बेटर पता होगा. बट वहाँ पे इक्वल्स टू mc स्क्वायर नहीं लगता. मास एनर्जी में देखो, बॉडी में कई सारे प्रोसेस होते हैं जिसमें आपको लगेगा कि मास इज गेटिंग कन्वर्टेड. कि भाई एक 90 kg का जो बंदा है, 90 kg का अगर 60 kg का हो जाएगा, क्या हो रहा है वहाँ पे? बताओ भाई. ये मास जो है वो किस फॉर्म में जाएगा? किसी न किसी फॉर्म में निकलेगा ना बॉडी से, है ना. इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ स्वेट, किसी भी तरीके से निकल सकता है. समझे? क्लियर है? हाँ sir. लेकिन ये मत कहना कि मास गायब हो जाएगा. नहीं, मास विल, हाँ कहाँ पे थे? हाँ, मास विल गेट आउट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ सम, किसी ना किसी फॉर्म में, फॉर्म ऑफ सेट, कुछ भी है ना, कुछ भी. Energy भी ना. हाँ, एनर्जी फॉर्म में कैसे भी बर्न आउट होकर निकलेगा. नॉट एनर्जी इसमें नहीं. इन दिस केस ऐसा मत बोलना कि मास इज कन्वर्टिंग इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. वो उसी के अंदर रह जाएगा. ठीक है? क्लियर? If he works at वो energy spam करेगा ना, फिर वो तो मतलब mass कम होगा. मास कम हो रहा है, लेकिन जो भी मास कम हो रहा है वो स्पेसशिप के अंदर ही रह जाएगा. इसका मतलब क्लोज का मतलब ये है. Yes sir. ठीक है? ठीक है. एक क्वेश्चन है शर्मा जी वाला. हाँ, मिस्टर वर्मा और शर्मा, ये देखो, एक ये क्वेश्चन और करके बता दो तो क्लियर हो जाएगा कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया. ठीक है? एक चीज याद रखना, व्हेन यू अप्लाई LMC अप्लाई करने में आप क्या क्या चीजें लगा सकते हो? दैट इज m1x1 इज इक्वल्स टू m2x2, ये भी लगा सकते हो डिस्प्लेसमेंट का. m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2, ये भी लगा सकते हो. m1a1 इज इक्वल्स टू m2a2, ये भी लगा सकते हो. ठीक है? LMC में दिस इज डिस्प्लेसमेंट कंजर्वेशन, दिस इज वेलोसिटी कंजर्वेशन एंड दिस इज एक्सेलरेशन कंजर्वेशन. जब भी आपका एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, यू कैन अप्लाई दीज ऑल ऑफ देम, है ना. अगर बोट आगे जा रही, पीछे जा रही, इसी प्रोपोर्शन में जाएगी.
अगर गन फायर हो रहा है तो इसी प्रोपोर्शन में रिकॉइल करेगा, अगर एक्सेलरेशन हो रहा है तो इसी प्रोपोर्शन में होगा। समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। इस क्वेश्चन को जल्दी से करके बताएं, जल्दी से बताएं। मिस्टर वर्मा, चलो मैं करा दे रहा हूं। मिस्टर वर्मा, टाइम नहीं है इसलिए मैं करा दे रहा हूं, एक मिनट। Mr. Verma 50 kg and Mr. Mathur 60 kg are sitting at the two extreme of a 4 meter long boat. ये देखो यहाँ पे 4 meter long boat. Mr. Verma, Mr. Sharma, माथुर है यार, माथुर जी। तो माथुर जी यहाँ पे हैं। This is माथुर जी, this is वर्मा जी, ठीक है। Are sitting at the two extreme of a 4 meter long boat, standing in still water to discuss a mechanics problem. They come to middle of the boat, है ना, middle of the boat आ गए। Neglecting friction with water, how far does the boat move? How far does the boat move on the water during the process? बोट कितना मूव करेगी? बोट का मास इज 40 मीटर। बताओ बोट कितना मूव करेगी? बोलो। चलो एक काम करना, इस क्वेश्चन को आप अभी कर लेना, टाइम नहीं है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पे रुको। देखो एक चीज तो समझते हो ना, इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन द बोट, अगर आप बोट पे हो एंड इफ यू आर मूविंग एक्स किसके? एक्स विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो बोट विल मूव एक्स बैक, पीछे जाएगा कि नहीं? आया ना? इज इट करेक्ट? हाँ सर। तो किस प्रोपोर्शन में होगा? इन विच प्रोपोर्शन? कैसे होगा? एक मिनट। किस प्रोपोर्शन में होगा? इट विल बी m इंटू में x इज इक्वल टू mx, यही होगा ना? यही तो हाँ होगा। सर। एक्चुअली वेक्टर वाइज इफ यू टेक, अगर वेक्टर वाइज लोगे तो क्या होगा? mx वेक्टर प्लस mx वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये होता है, ठीक है। इसका मतलब है इफ यू आर गोइंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन द बोट विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। समझ में आया कि नहीं? इज इट क्लियर? आया ना? हाँ सर। लेकिन इसमें यू आर वॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, बट इन केस इफ यू आर वॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू बोट, अगर आप बोट के रिस्पेक्ट में वॉक करोगे तब क्या होगा? मतलब कि यू आर कवरिंग दिस एक्स विद रिस्पेक्ट टू बोट, अगर बोट के रिस्पेक्ट में यू आर कवरिंग तब क्या होगा? विद रिस्पेक्ट टू बोट। तब कैसे निकालेंगे बताओ? कुछ नहीं करना है, परेशान होने की जरूरत नहीं है इसमें। इफ यू आर वॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू बोट और बोट चला पीछे, सो व्हाट एक्चुअल लेंथ यू आर कवरिंग विद रिस्पेक्ट टू अर्थ? बताओ। आप x आगे गए, बोट x पीछे आया एंड यू आर वॉकिंग x विद रिस्पेक्ट टू बोट, तो आप एक्चुअल में कितना आगे गए? बताओ कितना आगे गए? m x माइनस x, यही आगे गए ना? आया ना? हाँ सर। समझे? सर ये नहीं समझा मुझे। नहीं समझा? mx माइनस x। ये बताओ, मैं बोट के रिस्पेक्ट में गया आगे 8 मीटर, बोट पे चला, और बोट पीछे आ गया 3 मीटर, तो मैं एक्चुअल में कितना चला? 8 माइनस 3 ना? हाँ सर। हाँ। वही तो किया है, ठीक है। क्लियर? हाँ सर। तो इसमें क्या लगा सकते हो? m x की जगह क्या हो जाएगा? x माइनस x इज इक्वल्स टू mx। सो व्हाट इज x? अब x कितना आ रहा है? यहाँ पे x कितना आ रहा है? देखो यहाँ पे तो यू कैन अप्लाई mx इज इक्वल्स टू mx, सिंपल सा ऐसे। लेकिन यहाँ पे व्हाट यू कैन अप्लाई, यहाँ पे क्या आएगा? देखो यहाँ पे आएगा x आपका कितना? mx अपॉन में m प्लस m। बताओ इज इट करेक्ट और नॉट? करके देख लेना, सही आएगा आंसर आपका। बोलो सही है कि नहीं? सही है, हाँ सर। ठीक है। तो जब भी आपका x विद रिस्पेक्ट टू बोट तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। कौन सा वाला? ये वाला। समझ में आया कि नहीं? बोलो।
अब देखो इस वाले में शर्मा जी वर्मा जी वाले में यही लगा देंगे। देखो बोथ आर कमिंग टुवर्ड्स द बोर्ड। अब बताओ बोथ आर कमिंग एट द सेंटर ऑफ द बोर्ड। सेंटर पर अगर आ रहे हैं तो वर्मा जी और माथुर जी दोनों कितना चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड? दिस इज मूविंग 2 मीटर एंड दिस वन इज मूविंग 2 मीटर। एक को प्लस लोगे तो दूसरे को यू हैव टू टेक माइनस। समझा कि नहीं? है कि नहीं? तो बोर्ड वाला फॉर्मूला लगा दो, कितना होगा? वर्मा जी का तो मास, इसमें विथ रिस्पेक्ट टू बोथ हाँ क्यों होगा? बिल्कुल, when we are coming at the center of the board, that means we are running with respect to board, है ना? But sir, it says how far does the boat move on the surface of the water. So हाँ, should be with respect to Earth, na? हाँ, with respect to earth. So that means they are asking about the displacement of board with respect to earth. Clear? सर तो फिर हम बोट वाला फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं? क्यों बोर्ड वाला क्यों नहीं लगाएंगे? Because we're finding with respect to Earth, na? बेटा the displacement of man in this case, the first case is with respect to earth. In the second case, the displacement is with respect to boat. Both Verma ji and Mathur ji, they are moving with respect to boat, na? They are sitting at the two extreme of 4-meter long boat, standing in still water to discuss a mechanic problem. They come to the middle of the boat. So when they are coming to the middle of the boat, that means they are walking with respect to boat, na? They have to cover this 2 meter with respect to boat, na? हाँ सर, ठीक है? ठीक है। तो 50 क्या लगा देंगे इसमें? यही फॉर्मूला लगा तो देखो ये वाला फॉर्मूला इसमें क्या हो जाएगा? इसमें यही लगाना पड़ता है, x is equals to m1 x1 plus m2 x2 and so on upon my total mass. ठीक है? So 50 into में 2 you have to take plus, then minus 60 into में 2. Why I'm taking minus? Because this one is coming left. ये किधर जा रहा है? Left में. And divide by total mass of the system. System का total mass is 150. कितना है? 150. तो this is 100, 120. तो minus 20 by 150. तो why this is coming negative? Negative का मतलब क्या हुआ? Negative का मतलब क्या हुआ? Backward पीछे जा जाएगा? रहा है। नहीं, गलत। दूसरा डायरेक्शन। नहीं, it will not go back. नेगेटिव नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना। अब आपको देखना है this 60 kg man is heavier than 50. तो अगर ये पीछे जा रहा है तो बोट किधर जानी चाहिए? आगे या पीछे? बोलो। आगे जानी चाहिए। समझ गए? इसलिए इस फॉर्मूले से सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना, क्योंकि ये फॉर्मूला एक्चुअल में व्हेन यू टेक द वेक्टर, अगर जब आप में इसको कभी भी वेक्टर लोगे तो वेक्टर में यू हैव टू टेक इट नेगेटिव, क्योंकि इसमें अंडरस्टूड है कि बोट पीछे जा रही थी। अगर साइन लगाओगे तो ऐसे, अगर अब आपको चाहिए तो पूरा नेगेटिव साइन लगा देना आखिरी में। ठीक है? हमेशा नेगेटिव साइन लगा देना। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? सर सो हर बार मैग्नीट्यूड लेना कि सिर्फ इस बार? नहीं, साइन आप अगर आपको पता है, देखो ऐसे मल्टीपल वाले हो गया था, ठीक है, तो पुट द माइनस साइन, हमेशा माइनस साइन लगा दो बार, हमेशा हर बार। ठीक है? क्योंकि अगर सिर्फ ये पूछा, देखो इसमें क्या पूछा है, हाउ फार डज द बोट मूव ऑन द वाटर ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो इसमें दे आर ओनली आस्किंग अबाउट द मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं पूछा। ठीक है? ओके सर, क्लियर? यस। तो फॉर्मूला ये लगाना है आपको। ठीक है? इसमें भी इफ यू टेक द वेक्टर तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mx वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस mx वेक्टर। ठीक है? दिस विल बी द फॉर्मूला इफ यू टेक इट वेक्टर वाइज, है ना, डायरेक्शन के लिए। समझ गए? क्लियर है? इज इट क्लियर? तो मतलब हमेशा माइनस ले लेना है ना? हाँ, हमेशा उल्टा पीछे जाएगा। अंडरस्टूड है? मैन आगे जाएगा तो बोट पीछे जाएगा। ठीक है? बट सर इस क्वेश्चन में, हाँ सर इस क्वेश्चन में अगर प्लेसेस स्वैप कर देते तो बोट आगे जाता ना? क्या कर देते? मतलब अगर 60 kg और 50 kg को स्वैप कर देते प्लेसेस तो बोट पीछे जाता ना? स्वैप, हाँ, इन दैट केस 60 kg इज मूविंग फॉरवर्ड एंड 50 इज मूविंग बैकवर्ड, तो वो पीछे जाता। ठीक है? इसी को उल्टा कर दो, इसी को तो उल्टा हाँ, ऐसे तो कर इसमें हम लोग नेगेटिव ले सकते हैं ना? हाँ, तो इसी को उल्टा कर दो। इफ यू सब द पोजीशन, देखो उसमें ये नहीं बोला गया है कि वेयर वर्मा जी सिटिंग एंड वेयर माथुर जी सिटिंग, कहीं पे भी नहीं बोला गया है, ये तो हमने अज्यूम कर लिया अपनी तरफ से।
इसलिए क्वेश्चन में दे आर नॉट आस्किंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द बोट, किस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। सपोज यू आर टेकिंग माथुर जी 60 एंड वर्मा जी 50, ऐसा कर देते हैं, तब इन दैट केस इसमें क्या जा रहा है, बोट आगे जा रहा है, इसमें बोट पीछे जाता है, समझ गए, क्लियर। Yes sir. Yes sir. चलो नोट करने का टाइम So नहीं now है। suppose a similar question है and if they ask direction, so we'll use the vector वाला हाँ, formula you have ना, to तो फिर vector correct you have direction to बोले. use the vector वाला formula, you have to use vector formula, ठीक है। And sir, और एक चीज, now suppose the distance walked by both the masses are equal, but the masses are different, मतलब one is greater than the other. So then the boat will move in the direction where the greater one is located. Now, मतलब like Mathur and Verma. The boat will move opposite to the direction of the greater one. Opposite No, to I'm the, saying it will move in the direction where the heavier one is located, right? मतलब Mathur is located on the right, so the boat will go towards the right. suppose if heavier one is moving towards right, then the boat will move towards left. Okay, if they are moving equal distance, if they are moving equal distance, both the man, clear, ठीक है। Okay, sir. ठीक है, चलो अभी टाइम नहीं है तो मैं ऐसे क्वेश्चन और कराता आपको, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन में जल्दी से बताता हूँ आपको, जल्दी से, ठीक है। सर हाँ सर पिछले वाले क्वेश्चन में आपने बोला इसका वेट ज्यादा है, उसके अपोजिट साइड में बोट मूव करेगा। सर बिफोर यू स्टार्टेड डूइंग द क्वेश्चन मैंने यही करके निकाल लिया था। सो ऐसा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कर सकते हैं बिना सॉल्व किए? हाँ हाँ, ये आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या होना चाहिए, ठीक है, बोट किस तरफ जाएगा, वो आइडिया होना चाहिए, ठीक है। ठीक है सर। जैसे ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, सपोज यू आर हैविंग सिस्टम ऐसे है, ध्यान से देखना बस, ये कैपिटल एम है, स्मॉल एम मास का, स्मूथ सरफेस इज स्मूथ एवरीथिंग इज स्मूथ, दिस वन इज मूविंग विद वी नॉट। पूछा जाएगा कि दिस वन वाज एट रेस्ट, है ना, ये रेस्ट पे था एंड इट वाज लाइंग ओवर अ स्मूथ सरफेस, ये भी स्मूथ सरफेस पे था, तो व्हाट विल हैपन, ये जो है apparatus तो नहीं बोलेंगे, the system will look like this। बताओ कैसा हो जाएगा अगर इसको आप ऐसे लोगे, ये जब जाएगा आगे तो ग्रेजुअली इट विल पुश द सिस्टम ना, पुश करेगा कि नहीं करेगा, आया ना। हाँ सर। सो एट हाईएस्ट पॉइंट ये पूछेगा when this object will be at the high, या vertical हो जाएगा when it will be entirely in the vertical position, ठीक है, तब they will ask you कि पूरा सिस्टम x डायरेक्शन में कितने से मूव करेगा, क्योंकि इस पोजीशन पे they will be having the common v, velocity कॉमन होगा ना इन दिस डायरेक्शन, भाई इसको तोड़ के अंदर से तो नहीं निकल जाएगा, है कि नहीं, although it must be moving with some vy, तो y डायरेक्शन है, डजंट मैटर, y डायरेक्शन का अलग है, लेकिन ये बताओ इन x डायरेक्शन इनिशियल लिनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल्स टू फाइनल, हाँ या ना, इन x डायरेक्शन बताओ, बट इन x डायरेक्शन इज देयर एनी एक्सटर्नल फोर्स, इज इन x डायरेक्शन इज देयर एनी एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है, जल्दी बताओ, ये बता रही है x डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है नहीं है ना, तो x डायरेक्शन में इनिशियली ओनली दिस मास वाज मूविंग विद मोमेंटम mv नॉट। अब जब ये ऐसा हो जाएगा तो द होल सिस्टम इज मूविंग विद स्पीड कैपिटल V, हाँ या ना। सर मुझे नहीं समझ रहा है। नहीं समझ रहा है, नहीं सर। देखो ये स्मूथ इंक्लाइन है आपका ऐसा, ठीक है, वेज है ये, दिस इज द वेज स्मूथ, इस पे यू हैव प्लेस्ड द ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम मूविंग विद वेलोसिटी v नॉट, दिस वेज वाज इनिशियली एट रेस्ट, समझा कि नहीं। हाँ सर। अब ये क्या करेगा, ये धीरे धीरे से जाएगा और इसको पुश करेगा,
और ये इस पोजीशन पे आ जाएगा, इस पोजीशन पे, हाईएस्ट पॉइंट पे इट विल बी इन दिस पोजीशन। समझा कि नहीं? हाँ सर। अब पूछा जाएगा कि इस पोजीशन पे आपका जो कैपिटल बी है वो कितना होगा, कैपिटल बी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू अप्लाई एलएमसी एक्स डायरेक्शन में। समझा कि नहीं? क्लियर है? एक्स डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स क्यों नहीं है? कहाँ है ही नहीं, ना फ्रिक्शन है, कुछ नहीं है। देखो कहाँ पे, तो बॉडी अपने आप मूव कर रही है। पुश करोगे तो मूव नहीं करेगा, किसी चीज को पुश करोगे तो मूव नहीं करेगा आगे। हाँ सर ठीक। ठीक है, आप समझा? हाँ सर। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। सबको समझ में आ गया? नोट करने का टाइम नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? बोलो। हाँ सर समझा। अच्छा, अभी एक दो बार और पढ़ना, समझ में आ जाएगा। एक और चलो क्वेश्चन करा दे रहे हैं, ऑल द टाइम परमिट तो नहीं कर रहा है, लेकिन इसलिए कि आपको समझ में अच्छे से आए। सपोज यू आर ऑन ए कुछ आइसबर्ग पे हो आप, देयर इज अ आइसबर्ग, ऐसा कुछ है, ठीक है, बहुत गंदा हो गया, ऐसा है आइसबर्ग। आइसबर्ग इज फ्लोटिंग, फ्लोट कर रहा है आराम से, कैपिटल एम मास का है। अब इस आइसबर्ग पे दिस इज लेंथ एल। देखो यू हैव टू चेक इन विच डायरेक्शन यू कैन अप्लाई एलएमसी। वाई डायरेक्शन में ग्रेविटी है, लग रहा है ग्रेविटी, बैलेंस कर रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स आ गया है, देयर इज एक्सटर्नल फोर्स, है ना। कोलिजन नहीं हो रहा है हर टाइम। देखो ड्यूरिंग कोलिजन भी ओनली नेग्लेक्ट नॉन इम्पल्सिव फोर्स, वरना तो अगर लग रहे हैं तो दे विल चेंज द लीनियर मोमेंटम। तो जहां पे भी एक्सटर्नल फोर्स लगेगा उसको नहीं ले सकते। अब यहाँ पे क्या है, यू आर वॉकिंग डाउन, आप नीचे उतर के आ रहे हो ऐसे, दिस इज एम मास, आपका मास एम है, आप उतरते उतरते ऐसे आए हो यहाँ पे इस पोजीशन पे। तो ये पूछा जा रहा है व्हेन यू कम टू दिस पोजीशन, आइसबर्ग जो है वो कितना आगे जाएगा, बताओ कितना जाएगा आगे। तो देखो ध्यान से, इन वाई डायरेक्शन ग्रेविटी इज देयर, वाई डायरेक्शन में ग्रेविटी है कि नहीं है, तो वाई डायरेक्शन में यू कांट अप्लाई एलएमसी। समझ में आया कि नहीं? इज इट क्लियर? क्लियर है? हाँ सर। इन एक्स डायरेक्शन ये बिल्कुल बोट वाला केस है, यू आर मूविंग ऑन अ बोट, है ना, बोट पे विद रिस्पेक्ट टू बोट। आइसबर्ग में एल चले तो विद रिस्पेक्ट टू आइसबर्ग ही चले ना। तो आइसबर्ग कितना आगे जाएगा बताओ, आइसबर्ग कितना आगे जाएगा, ml अपॉन में m प्लस एम, हाँ या ना, बोलो, समझा कि नहीं? हाँ सर। बोलो, क्लियर है? तो अगर आइसबर्ग में इफ यू वॉक L विद रिस्पेक्ट टू आइसबर्ग, तो x डायरेक्शन में यू कैन अप्लाई LMC, x डायरेक्शन में यू कैन अप्लाई LMC। क्यों? बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इन x डायरेक्शन। क्लियर है कि नहीं? इज इट क्लियर? हाँ सर। चलो, समझ में आ गया ना सबको? चलो, यस सर भले हम लोग वाई डायरेक्शन में एलएमसी नहीं लगा रहे हैं, बट सर वाई डायरेक्शन में थोड़ा फोर्स तो एक्सर्ट होगा ना। हाँ, फोर्स एक्सर्ट होगा तो वाई डायरेक्शन में एलएमसी नहीं लगा सकते ना। या सर। ठीक है, तो सर जिस भी डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट हो रहा है तो उस डायरेक्शन में एलएमसी नहीं लगा सकते। जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स है यू कांट अप्लाई एलएमसी। ठीक है, ओके। दैट फोर्स शुड बी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ना, मतलब किसी और ने आकर के एक्सर्ट के ऐसा नहीं होना चाहिए ना। नहीं, एक्सटर्नल, ग्रेविटी इज एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज नॉट इंटरनल फोर्स। अर्थ लगा रही है, अर्थ एक्सटर्नल हो गया ना, आपकी बॉडी के बाहर है ना, इस सिस्टम के बाहर है ना वो। हाँ। नेक्स्ट इज कोलिजन। अब हमारी कोलिजन की थ्योरी है, इसमें लिखना कुछ भी नहीं लिखना है, पीडीएफ से कॉपी करना, सिर्फ समझना है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, टाइम नहीं है इसलिए। कोलिजन क्या होता है, व्हाट इज कोलिजन, कोई बताएगा कोलिजन क्या होता है? तो देखो, when two bodies relatively moving
towards each other imparts some impact resulting change in momentum of the bodies called collision. इसको collision बोलते हैं. सिंपल सा है, कुछ डेफिनेशन तो चाहिए समझने के लिए. ठीक है. When two bodies strike each other तो क्या होगा यार? When two bodies coming towards each other, है ना. अच्छा, suppose this one is moving, this is m1 and this is m2. This one is moving v2, this one is moving with v1. So what should be the must condition so that they will collide? Here v1 should be greater than v2 na. So they will be relatively coming towards each other. Why I am writing relatively coming towards each other? Suppose अगर v2 v1 से बड़ा है तो will they collide? बोलो, कभी collide करेंगे? No, sir. नहीं करेंगे. ठीक है. तो क्या होगा? They will collide. They will impart some momentum on each, मतलब कि कुछ ना कुछ impact लगाएंगे. तो इस तरीके से आपको देखना है. ऐसे इस तरीके से इससे टकराएगा. ठीक है. इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए. अब मुझे ये बताओ, if you take them in a system boundary, is there any external force? क्या कोई external force है? नहीं. ठीक है. अब मुझे ये बताओ, what will be VCM? इसमें सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना होगा? What will be VCM? कितना होगा? m1 v1 plus m2 v2 by m1 plus m2. Is it correct? कोई डाउट है इसमें? Any doubt? कोई भी डाउट नहीं. अब ये बताओ, if external force is zero, तब क्या होगा? Initial momentum of system is equals to final momentum of system. इस सिस्टम की बात हो रही है, नॉट द इंडिविजुअल मोमेंटम. सिस्टम की, पूरे सिस्टम का इनिशियल विल बी इक्वल्स टू फाइनल ना. हाँ या ना? बोलो भाई. हाँ सर. क्यों बराबर होगा बता सकते हो? क्यों बराबर होगा? इसलिए होगा इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल, इसलिए होगा क्योंकि देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स. समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? हाँ सर. अब अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन बता सकते हो? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी व्हेन टू ऑब्जेक्ट मे कोलाइड विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट के बगैर कोलाइड कर जाएं? ऐसा पॉसिबल है? Can you repeat? Is there any possibility when two objects may collide without any physical contact? No sir. Not possible. Not possible. कोई बताए? कोई भी बता दे आपको. चलो कोई बात. Yes, this is possible. Take the case of magnets. है ना? When you push the magnet of same polarity, है ना? No contact collision. Possible. It's possible. So how is it collision then? Because it will change the momentum of each other. If you take the magnets of same polarity, towards it will impart some normal reaction on each other because of this magnetic force की वजह से. तो हमेशा कांटेक्ट में आना जरूरी नहीं है. अगर आप देखो, विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट, अगर आप इसको इधर लाओगे तो आप दूसरे वाले मैग्नेट को यू कैन मूव कर सकते हैं कि नहीं? मूव कर सकते हैं. सर. सो दिस इज सेम एज कोलिजन. हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं? तो आपकी नीट में ऐसा आ गया कि इज देयर एनी पॉसिबिलिटी दैट कोलिजन में हैपन विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट? हाँ, हो सकता है.
मैग्नेट्स आर द एग्जांपल, है ना? क्लियर है कि नहीं? सर बट लाइक पोल्स होंगे तो कोलिजन थोड़ा ना हो पाएगा। क्या? सर लाइक पोल्स लाइक नॉर्थ आपने जब ड्रॉ किया तो अरे फिर लाइक कोलिजन नहीं है, इफ दे आर, देखो लाइक पोल्स हैं, लाइक पोल्स में तो रिपल्शन आएगा ना, दे विल रिपल ईच अदर ना। या सर तो कोलिजन तो नहीं होगा ना। क्यों ये बताओ आप, एक ऑब्जेक्ट रखा है, मैग्नेट नहीं है, उसमें आप उसको फिजिकल कांटेक्ट लगा के स्ट्राइक करा तो उसका मोमेंटम चेंज होना, और एक मैग्नेट रखा है उसको आप दूसरा मैग्नेट लगा के विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट उसे मूव करा तो है तो कोलिजन ही ना। हाँ सर। तो बस वही आपको फील करना है, समझ गए? सर बट कोलिजन में कोलाइडिंग नहीं होएगा। कोलिजन में कोलाइड लाइक फिजिकल is कांटेक्ट आना इज नॉट अ मस्ट कोलिजन, सॉरी फिजिकल कांटेक्ट आना इन कोलिजन इज नॉट अ मस्ट कंडीशन, ठीक है? दैट इज नॉट अ मस्ट कंडीशन। दे इन 99% केसेस जो आप देखते हो दे विल कम इन द फिजिकल कांटेक्ट, बट इन केस ऑफ मैग्नेट द कोलिजन विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट इज पॉसिबल। समझा? सर मतलब चेंजिंग मोमेंटम होना चाहिए ना। बस मोमेंटम चेंज होना चाहिए, वो एक दूसरे पे फोर्स लगाने चाहिए और कुछ नहीं। समझ गए? यस सर। चलो अब इसमें क्या आता है, इसमें इस तरीके से आपने जब स्टार्ट किया तो दे विल इम्पार्ट सम मोमेंटम ऑन ईच अदर, ऐसे लगाएंगे ना मोमेंटम, हाँ या ना? ठीक है, एक टाइम के लिए फॉर अ मोमेंट दे विल मूव, जब ये दोनों एक बॉडी बन जाएंगे, व्हेन दे विल बिकम द सेम बॉडी, तब ये किससे चलेंगे कोई बता सकता है? अगर थोड़ी देर के लिए व्हेन दे बिकम द सेम बॉडी तो किस स्पीड से चलेंगे बोलो? बिल्कुल, है ना? जब दो बॉडी अलग अलग एक बॉडी बन चुके हैं तो दे विल मूव विद VCM। समझ में आया कि नहीं? इज इट क्लियर? नहीं समझा? यस। अच्छा, ऑल द कैलकुलेशन वी विल डू अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। व्हाट इज लाइन ऑफ इम्पैक्ट? ये दिस इज अ लाइन ऑफ इम्पैक्ट, LOI। व्हाट इज LOI? LOI इज द लाइन जिसके अबाउट नॉर्मल रिएक्शन लगता है, LOI इसको बोलते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ इम्पैक्ट। सारे के सारे कैलकुलेशन वी विल डू अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लिख लो ऐसे, ऑल फोर्सेस वी विल टेक अलोंग LOI, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, अब क्या होगा आफ्टर कोलिजन, व्हाट विल हैपन आफ्टर कोलिजन? क्या हो जाएगा? कोलिजन के बाद दे विल मूव विद सम डिफरेंट वेलोसिटीज, है ना? ये जाएगा कुछ v1 डैश से और ये कुछ जाएगा v2 डैश से। क्लियर है कि नहीं? इज इट क्लियर? यस सर। तो देखो, P इनिशियल ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू P फाइनल ऑफ द सिस्टम। ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। तो इनिशियल कितना है? m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर। फाइनली कितना हो गया? m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। क्लियर है कि नहीं? इज इट क्लियर? यस सर। पूरे कोलिजन में बस आपको यही वाली इक्वेशन याद रखनी है कि इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू द फाइनल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? क्लियर है? हाँ सर। एक चीज और आती है E। व्हाट इज E? E इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। एक कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन नाम का टर्म होता है। इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो बताओ व्हेन दे आर मूविंग, देखो आफ्टर कोलिजन ऑब्वियस है कि v2 डैश बड़ा होगा ना v1 डैश से, बड़ा होगा ना, है कि नहीं? तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा? v2 डैश माइनस v1 डैश। इज इट करेक्ट? बोलो, सही है कि नहीं? इज इट करेक्ट? Could you please repeat the E coefficient of restitution? Coefficient of restitution is velocity of separation upon the velocity of approach. So suppose this one is moving with 20 meter per second and this one is moving with 5 meter per second. So what will be their relative velocity of separation? 20 minus 5 ना?
Yes, sir. ठीक है. So it will be v2 dash minus v1 dash. And what will be velocity of approach? Suppose this one is moving with 30 meter per second and this one is moving with 5 meter per second. So what will be the relative velocity of approach? 30 minus 5 ना. Clear है कि नहीं? Yeah, sir. But so the different cases now. अरे I mean, if separation no, is there, listen, then listen. the first body I'm taking will have slow speed. I'm taking this direction. Suppose if there any change in direction, you will get a minus sign. कुछ भी नहीं फर्क पड़ता. You will get a minus sign. समझ गए? If the direction is different, you will get a minus sign. Suppose v1 is negative. If this is moving in the left direction, so v1 you will get a minus sign. समझ गया कि नहीं? Clear है? हाँ, sir. मैं समझ गया. You're taking, sir, suppose v1 this m2 is coming towards m1, तब क्या होगा? Then take the minus sign of v2. ठीक है? Okay, sir. ठीक है. Relative है. If the relative velocity of separation, relative velocity यहाँ पर relative लिख लो. Relative velocity of separation upon में relative velocity of approach. समझ गए? अभी clear है? हाँ, sir. Now is it clear? ठीक है? सर सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है ना? हाँ सिर्फ coefficient is only magnitude. Coefficient of restitution is only magnitude, है ना? Only. सर Yes. तो डिफरेंट डायरेक्शंस तो ऐसा भी हो सकता है ना कि एक लेफ्ट एक राइट, तो उसमें क्या करें? तो उसमें बता तो रहा हूँ मैं. आपने relative velocity पढ़ा है? वही हाँ, लगा सर. देना. Relative velocity लगा देना. ठीक है? ठीक है? हाँ सर. चलो, अब कुछ भी नोट नहीं करना है. अब देखना है यहाँ पे देर आर 3. देखो ये कोलिजन, देखो कोलिजन दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट वन इज हेड ऑन कोलिजन, जो अभी हम पढ़ रहे हैं. दिस इज हेड ऑन कोलिजन. हेड ऑन कोलिजन. अगर कोलिजन की थ्योरी आपने अच्छे से पढ़ी है तो कुछ भी एफर्ट नहीं मानने पड़ते. हेड ऑन कोलिजन में क्या होता है? इन केस ऑफ हेड ऑन कोलिजन, टू ऑब्जेक्ट्स विल कोलाइड हेड टू हेड. कैसे कोलाइड करेंगे? दे विल कोलाइड हेड टू हेड. मतलब कि ये हेड टू हेड कोलाइड करेंगे ऐसे, इस तरीके से, बिल्कुल सीधे हेड टू हेड कोलाइड करेंगे. हेड ऑन कोलिजन. दूसरा कोलिजन क्या होता है? दूसरा इज साइड ऑन और ऑब्लिक कोलिजन. ऑब्लिक, इसमें क्या होता है? इसमें दे विल नॉट कोलाइड हेड टू हेड, दे विल कोलाइड एट सम एंगल. वो किसी एंगल पे कोलाइड करेंगे. सपोज ये वाला थोड़ा सा नीचे है ऐसे, तो देखो दिस विल कोलाइड एट सम एंगल ना. हाँ या ना? बोलो. दे विल कोलाइड एट सम एंगल. किसी एंगल पे कोलाइड करेंगे ना. देखो है कि नहीं? ऐसे आके टकराएंगे ना, इस तरीके से. किसी एंगल पे टकरा रहा है ना. वेलोसिटी में और नॉर्मल रिएक्शन में एंगल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? नहीं समझा? हाँ सर. अंडरस्टूड. When they will collide, what will happen? क्या हो जाएगा बताओ भाई? When they will collide, ऐसा हो जाएगा. ऐसा टकराएगा ना. हाँ या ना? तो देखो नॉर्मल रिएक्शन ऐसा किसी एंगल पे हो जाएगा ना. ऑल्दो एलओआई कैसा होगा? एलओआई यही होगा. दिस विल बी द एलओआई. जब भी नॉर्मल रिएक्शन का एलओआई ऐसा रहेगा. बट दीज वेलोसिटीज आर मेकिंग एंगल विद एलओआई ना. एलओआई से क्या बना रही है? एंगल बना रही है कि नहीं बना रही है? बना रही है. बोलो. हाँ सर. ठीक है. तो क्या करना पड़ता है? सिर्फ एक जुगाड़ फिट करना पड़ेगा. यू हैव टू टेक दीज वेलोसिटीज अलोंग एलओआई. एलओआई के अलोंग लेना है. ठीक है. इस वाले को हटा दो, वरना आप कहोगे सर एलओआई चेंज हो गया. एलओआई ड्यूरिंग कोलिजन बनाता है ना, एट द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट. तो इसमें क्या लेना होगा? यू हैव टू टेक दैट कंपोनेंट ऑफ v1 विच इज अलोंग एलओआई. यू हैव टू टेक कंपोनेंट ऑफ v2 विच इज अलोंग एलओआई. वो भी मैं बताऊंगा कैसे करना है. ठीक है. लेकिन सबसे पहले यू हैव टू क्लियर द थ्योरी ऑफ हेड ऑन कोलिजन. हेड ऑन कोलिजन की थ्योरी आपको क्लियर होनी चाहिए, अदरवाइज आप समझ नहीं पाओगे क्या हो रहा है. ठीक है. तो कोलिजन 3 टाइप के होते हैं. टाइप्स ऑफ कोलिजन. तो टाइप्स कितने होते हैं? इट मे बी द पार्ट ऑफ हेड ऑन साइड ऑन. देखो हेड ऑन साइड ऑन आर द प्रोसेस कि कैसे लड़ रहा है. लेकिन टाइप्स ऑफ कोलिजन 3 टाइप के होते हैं. टाइप्स ऑफ कोलिजन वो 3 टाइप का होता है. फर्स्ट वन इज इलास्टिक. पहला क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन, जिसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिशन इज 1.
सेकेंड वन इज inelastic. इसमें E is less than 1. And the third one is perfectly inelastic. क्या होता है? Perfectly inelastic. इसमें क्या होता है? E जीरो होता है. क्या होता है? E जीरो होता है. समझ में आया कि नहीं आया? Is it clear? क्लियर है? बोलो. हाँ सर। चलो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे सबसे पहले ले रहा हूं, ये अभी हेड ऑन ही चलेगा, है ना. हमारी कोर थ्योरी विल बी बेस्ड ऑन हेड ऑन पे ही होगा. तो फर्स्ट वन इज, पहला क्या है? केस वन क्या होगा? इलास्टिक कोलिजन. क्या हो जाएगा? इलास्टिक कोलिजन. क्या होता है इसमें? E इज इक्वल्स टू, समझ गए? इज इट क्लियर? क्लियर है? अब देखो ध्यान से, यहाँ पे दिस इज बिफोर कोलिजन, दिस इज ड्यूरिंग कोलिजन, दिस इज आफ्टर कोलिजन. ठीक है. T0 पे कोलिजन विल स्टार्ट, मतलब स्टार्ट नहीं होगा, द बॉल विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड ईच अदर. At T is equals to T dash, this is called state of collision when they are moving with the same speed. ये दोनों किससे मूव कर रहे हैं? सेम स्पीड से. वो सेम स्पीड कौन सी है? अभी पीछे किया है कि इसको स्टेट ऑफ कोलिजन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा होगा, एंड दे विल बी मूविंग विद VCM. इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ कोलिजन. समझ में आया कि नहीं आया? समझा? एंड आफ्टर कोलिजन दे विल मूव विद V1 डैश एंड V2 डैश. अगर डायरेक्शन उल्टा आता है यू विल गेट अ नेगेटिव साइन. क्या मिल जाएगा? नेगेटिव साइन. तो T आफ्टर T डैश ऐसा हो जाएगा. समझे कि नहीं? इज इट क्लियर? क्लियर है? बोलो बेटा. हाँ सर। अब देखो क्या है, दिस इज LOI तो बना ही लेना पहले ही, सब कुछ LOI के अलॉन्ग ही करेंगे. ये डॉटेड लाइन जो है दिस इज LOI. ठीक है. LOI मैं अभी बताऊंगा आपको क्यों मैंने नोट करने के लिए मना किया था, क्योंकि मैं ऐसे ही कोई कॉपी करने वाला हूँ हर जगह. ठीक है. तो इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन में आप क्या क्या कर सकते हो? देखो एक चीज याद रखना, इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन एनर्जी कंजर्व रहती है. ठीक है. देखो पहली चीज तो एक चीज याद रखना, LMC तो सब में लगेगा, लेकिन एनर्जी सिर्फ और सिर्फ इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन में ही लगेगा. ये इलास्टिक कोलिजन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. ठीक है. एनर्जी कंजर्व रहता है इसमें, जो कि प्रैक्टिकली दैट इज नॉट पॉसिबल. इसमें लगता है. ठीक है. इसमें एनर्जी कंजर्वेशन भी लगता है. अब इसके फीचर्स क्या होते हैं? इसके फीचर्स होते हैं नो एनर्जी लॉस. इसको भी ऑल्सो कॉल्ड साइलेंट कोलिजन. क्या बोलते हैं? साइलेंट कोलिजन. इसमें कोई भी डेंट नहीं आएगा, नो डेंट, शेप भी चेंज नहीं होगा. क्या ऐसा कोलिजन पॉसिबल है? अ कोलिजन इन विच देयर इज नो साउंड, नो लाइट, कुछ भी नहीं है. बताओ ऐसा कोलिजन पॉसिबल है? बोलो. नो सर. नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल. तो इसमें पहली चीज लगा दो, फर्स्ट वन LMC तो आप सब में लगा सकते हो. LMC में क्या हो जाएगा? M1 V1 वेक्टर प्लस M2 V2 वेक्टर इज इक्वल्स टू M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश. इज इट क्लियर? सही है? बोलो. एनी डाउट? ये तो पीछे वाला ही है, इसमें डाउट तो नहीं है. नहीं सर। दूसरा आप एनर्जी लगा सकते हो. एनर्जी क्या हो जाएगा? इनिशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ M1 V1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 डैश स्क्वायर. ठीक है. क्लियर है? कोई डाउट? एनर्जी ऑफ सिस्टम विल रिमेन सेम. मतलब कि क्या बोलता है? K इनिशियल इज इक्वल टू K फाइनल. किसका?
सिस्टम का, इंडिविजुअल नहीं, पूरे सिस्टम की बात होती है। तो बताओ, इज देयर एनी एनर्जी लॉस? कोई एनर्जी का लॉस हो रहा है? नहीं हो रहा है ना? हाँ या ना? बोलो। E क्या हो जाएगा? E इज इक्वल्स टू 1, E इज इक्वल्स टू वही लिख दो, V2 डैश माइनस V1 डैश अपॉन में V1 माइनस V2 इज इक्वल्स टू 1। ये थर्ड इक्वेशन। तो बताओ, इन तीनों में कोई डाउट है? कोई भी डाउट है? सब कुछ क्लियर है? तो ये आपका इलास्टिक कोलिजन हो गया। कौन सा हो गया? इलास्टिक कोलिजन। समझ में आया कि नहीं? बोलो, क्लियर है? सेकंड ले लेंगे। सेकंड क्या होगा? अब सेकंड केस की बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट केस 2। So, यस, on the left hand side and the second one, so and then both the balls move in the opposite direction. So they are moving in this. After colliding, they move in the opposite direction, or they continue in the same direction. if they move in the opposite direction, suppose if you're getting the velocity some other direction, you will get a negative sign beta. Suppose if this m2 is moving in the left direction or m1 is moving in left direction, so you will get v1 dash with a negative sign. ठीक है? Okay, sir. Next is inelastic collision. So in case of an inelastic collision, E का वैल्यू क्या हो जाएगा? E का वैल्यू it will be less than 1. क्या हो जाएगा? Less than 1. अब this is the practical collision because there will be energy loss. It will not be a silent collision. वहाँ पे डेंट भी आ सकता है, एनर्जी लॉस होगा. इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ साउंड, हीट, किसी फॉर्म में लॉस हो सकता है. ठीक है? तो यहाँ पे डेंट भी आ सकता है, डेंट आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है? ऐसे जो प्रैक्टिकली होता है, whenever you see a collision, आपको हल्का सा डेंट you will feel, है ना? डेंट पॉसिबल है, डेंट इज पॉसिबल. समझा कि नहीं? एंड दिस इज द प्रैक्टिकल कोलिजन. यही असलियत में होता है. दिस कोलिजन इज प्रैक्टिकल, है ना? ऐसा कोई कोलिजन नहीं होता जिसमें एनर्जी बिल्कुल भी लॉस ना हो. ठीक है? तो यू कांट अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन, ये बिल्कुल नहीं लगा सकते आप. समझे? यू कांट अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन. तो यहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ ये इक्वेशन डिलीट करनी है. समझ में आया कि नहीं? क्लियर? क्या करें, काट दें या डिलीट? क्या करें? सिर्फ काट देते हैं इसको. ठीक है? ठीक है? तो ये यहाँ पे आप हटा दो, इसको हटा दो, ये बॉक्स हटा दो. बताओ क्या हो जाएगा इसमें? क्या होगा? हाँ, ये आपको पता होना चाहिए. देयर विल बी सम लॉस, सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी लेस देन इनिशियल. समझ में आया कि नहीं? सो व्हाट विल बी द लॉस? डेल्टा के इनिशियल माइनस के फाइनल इज लॉस ऑफ एनर्जी. हाँ या ना? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? और E का वैल्यू जैसा है वैसे ही लिखा रहने दो. E का वैल्यू ऐसे सेम है सब कुछ. कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना? ठीक है. अब थर्ड केस ले लेंगे. इन थर्ड केस क्या होता है, इसीलिए मैं कह रहा था कि इसको मत नोट करना, क्योंकि मुझे क्या, मैं कॉपी करता चला जाऊंगा, है ना? इन केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, केस 3, इन केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, ये चिपक जाते हैं. क्या होते हैं? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन. E इज इक्वल टू 0. E कितना हो जाएगा? 0 होता है. E 0. यस. का सेपरेट नहीं बनाओगे इसका, क्योंकि मैंने लिख रही हूँ. क्या हुआ? Are you making a separate slide for case 3 because I'm not copying it. I'm not copying the notes down right now. हाँ बेटा, these are the separate slide. देखो, ये देखो ना. Case 2 और 3. This is case 1. Look at this is case 1. Sir. This is case 2. This is case 3. ठीक है? अच्छा, हाँ सर, आपने कॉपी पेस्ट किया. हाँ ठीक है बेटा. मुझे लगा वो सेकंड वाला है. नहीं, मुझ पे शक मत करो बेटा.
मैं ऐसा नहीं करूँगा, है ना। मतलब तुम लोग ऐसा मान रहे हो क्या कि मैं मिटाते चला जाऊँगा और तुम जो है अपने आप बना के लिखोगे, ठीक है। इतना मतलब थोड़ा सा है कॉमन सेंस कि पीडीएफ अगर पूरी कंप्लीट नहीं होगी तो आप कॉपी कैसे करोगे, है कि नहीं। इस पे शक नहीं करो, आपको अपने फैकल्टी पे भरोसा करना पड़ेगा। मंजूर हो तब भी, ना मंजूर हो तब भी। खैर चलो, मजाक कर रहे हैं। देखो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में व्हाट विल हैपन, दे विल स्टिक टुगेदर, वो चिपक जाएंगे। सपोज देयर इज अ ग्लू, मतलब बहुत ज्यादा स्टिकी सरफेस है एंड दिस m1 विल स्टिक विद m2 एंड दे विल फॉरएवर मूव विद द सेम स्पीड। वो सेम स्पीड क्या होगी, वो सेम स्पीड क्या होगी, vcm। हाँ या ना, दे विल मूव टुगेदर, चिपक जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। दे विल मूव विद vcm, है ना, दे विल मूव विद vcm। समझ में आया कि नहीं आया। इसका एग्जांपल क्या है, सपोज यू थ्रो अ बॉल एंड on the wall and the surface is very sticky, बॉल जाके चिपक गई, बॉल जाके चिपक गई। तो दैट इज द केस ऑफ कैसा है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। इसमें क्या होता है, मैक्सिमम एनर्जी लॉस, सबसे ज्यादा एनर्जी लॉस इसी में ही होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा डेंट तो उसमें आएगा ही आएगा। अब इसमें एलएमसी में क्या लगेगा, एलएमसी में m1 v1 प्लस m2 v2 क्या बन जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू में vcm। समझ में आया कि नहीं आया। vcm लिखने की जरूरत है, मैं लिख देता हूं फिर भी। vcm क्या आएगा, पीछे लिखवाया था, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। स्टूडेंट सही है, ठीक है। चलो, सो LMC यू कैन अप्लाई। काइनेटिक एनर्जी सबसे जबरदस्त लॉस इसी में ही होगा, सबसे जबरदस्त लॉस इसी में ही होगा, ठीक है। मैक्सिमम लॉस होगा। तो अगर क्वेश्चन पूछे लीस्ट लॉस या जीरो लॉस किस में होगा, इलास्टिक में। सबसे ज्यादा लॉस किस में होगा, परफेक्टली इलास्टिक में। तो इसमें ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज दैट इज इक्वल टू जीरो, है ना। ये तो जीरो ही रहेगा, इस इक्वेशन का कोई मतलब नहीं है। इसमें साफ साफ दिखता है कि दे विल बी मूविंग विद सेम स्पीड, है ना। तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्लियर है। तो इस इक्वेशन को यू कैन डिलीट। बस इतना ही है कोलिजन की थ्योरी। बताओ इज इट डिफिकल्ट, लिखना ज्यादा है, टर्म क्या डिफिकल्ट है, बोलो, समझ में आ सर गया। अभी जो हमने ये केस 1 केस 2 एंड केस 3 कराई, हेड ऑन कोलिजन के रिस्पेक्ट में करा है ना? हाँ, साइड ऑन कुछ नहीं होता है। साइड ऑन में क्या होता है, साइड ऑन में हम इसी को ही चेंज कर देंगे और हेड ऑन में ही कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। क्लियर है। ओके सर, लेकिन फिर उसमें एंगल आता है तो अभी मैं बता दे रहा हूँ, अभी मैं बता दे रहा हूँ। देखो इतना पहले ये बताओ, थ्योरी में कोई डाउट है जो मैंने लिखवाया है, इसमें कोई डाउट है, एनी डाउट। नो सर। ठीक है, अब देखो इसको भी देख लेते हैं। साइड ऑन में क्या होगा, साइड ऑन में क्या करेंगे, जब भी आपका साइड ऑन होगा तो आप क्या लगाओगे, अपना दिमाग लगाओगे। साइड ऑन कोलिजन में यू हैव टू टेक एंगल, है ना। जैसे मान लेते हैं, कहाँ पे लिखा था साइड ऑन, ये देखो, हाँ दिस वन, ऐसे था ना, इस तरीके से। तो ऑब्लिक कोलिजन और साइड ऑन कोलिजन में आपको सब कुछ चेंज कर देना है, आपको सब कुछ चेंज कर देना है, ठीक है। जैसे इसको ऑब्लिक कोलिजन भी बोलते हैं, कॉल इट ऑब्लिक कोलिजन, ऑब्लिक। तो क्या करेंगे, दिस वन इज मेकिंग एंगल थीटा, ये भी थीटा ही बनाएगा आपका, ठीक है। तो आप क्या करो, इसको लो, इसको लो और जस्ट रोटेट दिस, ऐसे कर दो। अब बताओ, ऐसे कर दिया, सही है कि नहीं। अगर हम इसे रोटेट कर देंगे तब क्या होगा बताओ, ये आपका जो था, जो ये एंगल बना रहा था, दिस वन वाज मेकिंग एंगल, ये v1 था, ये आपका v2 था। इसको रोटेट ही तो किया है ना। दिस इज थीटा, दिस इज थीटा। टेक द वेलोसिटीज, v1 sin थीटा, v2 sin थीटा। इस डायरेक्शन में क्या होगा, v1 cos थीटा, और इस डायरेक्शन में v2 cos थीटा। इज इट क्लियर।
नाउ दिस इज द LOI, दिस इज द LOI। तो दिस इज बिफोर कोलिजन, ये बिफोर कोलिजन का ये सीन है। तो इसमें आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, आफ्टर कोलिजन बिफोर है, ये आफ्टर है। आफ्टर कोलिजन इसको क्या ले लूं, आपको समझ में आ रहा है मैं कर क्या रहा हूं यहाँ पे, समझ में आ रहा है? Vx1 Vx2, मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैंने रोटेट कर दिया एंड आई एम टेकिंग ऑल द कैलकुलेशंस अलोंग LOI, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं, वर्टिकल वाले से तब तक मतलब नहीं है जब तक कि ये दोनों आपस में वर्टिकल में कोई फोर्स नहीं लगाते। क्यों? दे विल इम्पार्ट द फोर्स इन दिस डायरेक्शन। अगर मान लेते हैं इनके बीच में कोई फ्रिक्शन आ गया जो कि आपके लेवल पे क्वेश्चन वो आएगा नहीं, तब तो इस वाई डायरेक्शन में इनकी वेलोसिटी चेंज होगी। अदरवाइज स्मूथ है तो ये v1 sin थीटा और v2 sin थीटा में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। आपको सिर्फ LOI के अलोंग चीजें देखनी है, ठीक है। अब देखो, इफ यू टेक ऑल दोज थिंग अलोंग LOI तो आपको ये सब नहीं दिखेगी वर्टिकल वाली, सिर्फ यही देखना है, ठीक है। तो वही लगा दो, पहला एक LMC लगा देना, दूसरा अगर इलास्टिक है तो एनर्जी लगा देना। एनर्जी कब लगेगा? व्हेन इलास्टिक है। समझ में आया कि नहीं? LMC में लिख दे रहा हूँ, कितना हो जाएगा, m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos थीटा इज इक्वल्स टू m1 vx1 प्लस m2 vx2। बताओ समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। समझा? तो बताओ, साइड ऑन और ऑब्लिक कोलिजन को यू कैन क्या जुगाड़ से यू कैन मेक हेड ऑन कोलिजन, बन गया। अब हेड ऑन की कोलिजन तो अच्छे से पढ़ी हुई है ना, हेड ऑन की थ्योरी पढ़ ली ना पीछे अच्छे से। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो Vx2 माइनस Vx1 डिवाइड बाय v1 cos थीटा माइनस v2 cos थीटा। समझ में आया कि नहीं? बोलो। यस सर। ठीक है, तो आपका साइड ऑन और ऑब्लिक कोलिजन भी कंप्लीट हो गया, समझा? ठीक है, क्लियर? यस। आज थ्योरी यहीं रखेंगे, थ्योरी यहीं पे रखेंगे।